इस वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। सभी प्रकार की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल गोल बाई स्वामी सर पर उपलब्ध रहती है। हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी हमारी संस्कृति की विरासत है? यह प्रश्न 2 बार लगातार 2 साल आ चुका है। शिक्षा, खेल, प्रेम, सद्भावना, बड़ों का आदर, सभी बातें बहुत ही नैतिक हैं। इनमें से खेल को चुना गया है, खेल को माना गया है हमारी संस्कृति की विरासत। अब जो आप देख रहे हो ये येलो कलर में डार्क किए गए हैं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एक जैसे प्रश्न है जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको हल करना है। खेलों या शारीरिक शिक्षा, ये शारीरिक शिक्षा और खेलों की बात कर रहा है, का स्वर्ण काल कौन सा है? ना इसने भारत की बात की है, ना इसने विश्व की बात की है, इसने सीधा कहा है कौन सा स्वर्ण काल है। तो यूनान काल जो है वो शारीरिक शिक्षा और खेलों का स्वर्ण काल माना जाता है, सभी प्रकार के खेलों का माना जाता है। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? यूनान काल हो जाएगा क्वेश्चन ये भी। अगला प्रश्न देखिए, किस काल को प्राचीन भारतीय शारीरिक शिक्षा का, कौन सी शिक्षा का? प्राचीन, किसकी? भारत की। कौन सी? शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल माना जाता है। प्राचीन भारतीय शारीरिक शिक्षा स्वर्ण काल ब्रिटिश काल नहीं माना जाता, वैदिक काल को नहीं माना जाता, भारतीय स्वतंत्रता के बाद को नहीं माना जाता, यानी कि ये माना जाता है महाकाव्य काल को प्राचीन भारतीय शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारतीय शारीरिक शिक्षा, ये प्राचीन थी, ये कौन सी आ गई अब? आधुनिक भारतीय शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? ब्रिटिश काल को कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद आने के बाद में खेलों का विकास अधिक हुआ था। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास अंग्रेजी शासनकाल से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन के अंदर ये बाई मिस्टेक दे दिया गया है, ये अंग्रेजी शासनकाल क्वेश्चन था, का विकास काल कब से शुरू हुआ था? कब से शुरू हुआ था? ये अंग्रेजों के शासनकाल से इसका विकास शुरू हुआ था। क्लासिक एज काल को कहा जाता है रोम काल, स्पार्टा काल, एथेंस काल, उपरोक्त सभी काल। एथेंस काल को क्लासिक एज काल कहा जाता है, क्लासिक एज पीरियड कहा जाता है। इलियड व ओडिसी के लेखक कौन थे? होमर, आपने सुना होगा होमर युग, यूनान में होमर युग था। ये होमर क्या था? एक अंधा कवि था जिसके द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की गई थी। इनका नाम क्या था? इलियड व ओडिसी। एगाग, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एगोग। स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली, स्पार्टा के अंदर क्या था? शिक्षा का एक क्रम निर्धारित था, कितने साल में शिक्षा शुरू होगी, कितने साल तक माँ के अंडर में रहेगा बच्चा, कितने साल तक बैरिक में रहेगा, कितने साल तक वो सैनिक प्रशिक्षण लेगा, कितने समय तक युद्ध लड़ेगा, ये सारी चीजें क्या थी? फिक्स होती थी सबके लिए एक समान थी, ये क्रम था उनका निर्धारित। और अगला प्रश्न, स्पार्टन शिक्षा की औपचारिक पद्धति। अगला प्रश्न क्या है? स्पार्टन शिक्षा की औपचारिक पद्धति। औपचारिकता का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म जो होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, उसका पहले से हमें पता होता है। जिन चीजों का हमें पहले से पता होता है कि इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, वो सारी क्या कहलाती है? औपचारिकता कहलाती है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, उपरोक्त कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का कर्ता धर्ता को किस नाम से पुकारा जाता था? स्पार्टा के अंदर जो व्यक्ति शिक्षा का काम संभालता था, सारा काम जिस पर निर्भर करता था, उसे पेडोनमस कहा जाता था। क्या बोलते थे? पेडोनमस। प्लेटेनिस्टास ये खेल प्रतियोगिता का स्थान था। विबासिस ये नृत्य था। एगाग आपको बताई दिया ऊपर, एगाग का मतलब क्या था। अगला प्रश्न, डिड्सक्लियम क्या है? डिड्सक्लियम क्या था? डिड्सक्लियम था संगीत का विद्यालय, जहां पर संगीत की शिक्षा दी जाती थी। कुश्ती की दी जाती थी, उसे बोलते थे पैलेस्ट्रा, इसको क्या बोलते थे? और गरीबों की व्यायामशाला क्या बोलते थे? साइनो सार्गस। ग्लैडिएटर क्या था? रोम के अंदर मानव जो युद्ध हुआ करते थे उन्हें बोलते थे ग्लैडिएटर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? संगीत विद्यालय। पैनक्रेशन क्या है? अभी आपको ऊपर बताया था, ये नहीं आया था, अभी देखो। जो खेल कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों को मिलकर खेला जाता था, दोनों को मिलाकर इनका मिश्रण करके खेला जाता था, उन्हें पैनक्रेशन कहा जाता था। साइनोसार्गस, लांसोसार्गस का अर्थ क्या है? गरीबों की व्यायामशाला, शस्त्र शिक्षक, वैसा उनको संभालना। गरीबों की व्यायामशाला, शस्त्र शिक्षक, जवेलिन शिक्षक, तीरंदाजी शिक्षक।
आपको बताया था साइनोसार्गस या लांसोसार्गस क्या था, गरीबों की व्यायामशाला होती थी, जहां गरीब क्रियाएं करते थे उनको क्या बोलते थे, गरीबों साइनोसार्गस। स्पाइलेटिस किसको बोलते थे, तीरंदाजी शिक्षक को, जवेलिन शिक्षक को, बॉल वाले को, शस्त्र शिक्षक को। ये अलग अलग नाम दिए गए थे शिक्षकों को। जो शिक्षक बाल से खेलना सिखाता था, बाल का खेलने का प्रशिक्षण देता था, उसे बोलते थे स्पाइलेटिस। अकाउंटिस्टिक्स किसको बोलते थे, जो जेवलिन यानी भाला फेंकना सिखाता था, जेवलिन का प्रशिक्षण देता था। पैल हेनरी खेल में से प्रथम दर्जे का समारोह कौन सा था। पहली बात तो ये कि चारों खेलों को मिलाकर उस समूह जो बनता था, जैसे आजकल टेनिस के अंदर चलता है, 4 प्रतियोगिताएं हैं, उन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन बोलते हैं। एक तो क्या होगा, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट सबसे पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर लास्ट में यूएसए ओपन होता है। ये चारों का क्रम निर्धारित है, सबसे पहले कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, और चारों प्रतियोगिताओं को मिलाकर इस समूह को बोलते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। उसी प्रकार इन चारों खेलों के जो समूह था, उसका नाम था, खेलों के समूह का, पैन हेनलिक खेल बोलते थे। यानी कि पैन हेनलिक टूर्नामेंट के अंदर 4 प्रकार के टूर्नामेंट आते थे, इस्थमियन, नीमेन, पीथियन और ओलंपिक। इनमें जो सबसे प्रथम दर्जे का, सबसे टॉप क्लास जो माना जाता था, वो होता था ओलंपिक खेल माना जाता था। एथेंस का राज्य खेल कौन सा था। अब इन चारों में राज्य खेल एक था, कौन सा था, इस्थमियन, पीथियन, नीमेन, ओलंपिक। नीमेन खेल को राज्य खेल माना जाता था। जिम्नास्टिक प्रशिक्षण के लिए कौन उत्तरदायी था, किसकी जिम्मेदारी बनती थी जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण देने की। जिम्नास्टिक ये जो था, ये जिम्नेजियम का रखवाला था, सारा काम संभालने वाले को क्या बोलते थे, जिम्नास्टिक बोलते थे। जिम्नास्ट अलग से शब्द है, और ये हो गया पेट्रो ड्राइव, या इसको बोलते थे पेड्रो ट्रिप। तो यही था जिस पर जिम्नास्टिक के प्रशिक्षण की सारी जिम्मेदारी हुआ करती थी। कोलेस्ट्रा बोलते थे किसको, जहां पर कुश्ती और मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसे पेलेस्ट्रा का प्रबंधक भी कहा जाता था। मैनेजर किसको बोलते थे, पेट्रो ड्राइव को पेलेस्ट्रा का प्रबंधक भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता काल 3000 से 2000 ईसा पूर्व का जो समय था, वो भारतीय इतिहास की दृष्टि से, भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से या इतिहास की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता काल कहा जाता है। वैदिक काल 2000 से 1000 ईसा पूर्व का समय वैदिक काल का समय कहलाया जाता है। और वैदिक काल के बाद में महाकाव्य काल मान लो, चाहे उसको उत्तर वैदिक काल मान लो, ये था 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय। इसको क्या बोलते थे, महाकाव्य काल भी कहते हैं, और वैदिक काल के बाद का काल यानी कि उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। गुप्त काल है। गुप्त काल कौन सा था इनमें से, इनमें से 320 ईस्वी सन से 477 ईस्वी सन का जो समय था, वो गुप्त काल का समय कहलाता है। किस काल में आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए योग करने की अनुशंसा दी जाती थी। योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इन तीनों का संबंध वैदिक काल से था। किससे था, वैदिक काल से। यहीं से इनकी शुरुआत मानी जाती है। वैदिक काल के समय क्या हो जाएगा इसका, वैदिक काल। किस काल में सूर्य नमस्कार धार्मिक कृत्य, ये किसी लाभ के लिए नहीं किया जाता था, सिर्फ धर्म से जोड़ के इसको किया जाता था, धार्मिक कृत्य था ये, के रूप में किया जाता था। किसमें, वैदिक काल। योग में प्राणायाम किस युग की मुख्य देन है, किस युग की मुख्य देन है ये, वैदिक काल की मुख्य देन है। किस काल में शतरंज का जन्म हुआ था, महाभारत काल के अंदर। महाभारत काल मान लो, महाकाव्य काल मान लो, रामायण काल मान लो। महाभारत और रामायण जैसे दो महान ग्रंथों की रचना, महान काव्यों की रचना इस काल में हुई थी, इसलिए इसे महाकाव्य काल कहा जाता है। किस काल में पैदल चलना काफी लोकप्रिय था, किस काल में था पैदल चलना। गुप्त काल के अंदर पैदल चलने को बहुत बड़ा व्यायाम माना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक शिक्षा की एक निश्चित प्रणाली यानी कि फिक्स सिस्टम, निर्धारित था सारा प्रोग्राम, वो किसमें था। आपको बताया था यूनान के अंदर एगोग था, और भारत के अंदर वो कौन सा काल था, गुप्त काल। गुप्त काल के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित थी। चुलबुगा ग्रंथ किस काल में लिखा गया था, गुप्त काल के अंदर लिखा गया था ये, और इसके अंदर शारीरिक शिक्षा के संबंध में सारा बातें लिखी हुई थी। गुप्त काल के अंदर चुलबुगा ग्रंथ का संबंध किससे है, गुप्त काल। धनुर्विद्या के लिए कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। गुप्त काल के अंदर दो ये प्रमुख विश्वविद्यालय थे, कौन से, नालंदा और तक्षशिला।
जिसमें धनुर्विद्या का जो काम था वो किसमें होता था, तक्षशिला में करवाया जाता था। आगे प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।